नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपने 2 का पाठ है संसाधन के रूप में लोग। तो देखो, इस पाठ में से अभी जो सिलेबस नया आया है उस सिलेबस में जो आज अपन टॉपिक पढ़ाने जा रहे थे बेरोजगारी का, निर्धनता, तो जो बेरोजगारी था, बेरोजगारी वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। अब इतना जो आपको पढ़ाया है अब तक वो टॉपिक है जिसमें संसाधन के रूप में लोग हैं, संसाधन के प्रकार हैं और इसके अलावा आर्थिक क्रियाएं हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं हैं और व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, ये जो व्यवसाय वगैरह ये आपको मैंने करवा रखे हैं। आज अपना आगे जो अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपके आने वाले हैं इस पाठ में, मुख्य प्रश्न है 2-4 प्रश्न है वो मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी प्रश्न मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, उनको आप लिख लेना, याद कर लेना। तो देखो, इसमें पहला जो प्रश्न है वो है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। यानी संसाधन के रूप में लोग, इससे आप क्या समझते हैं। देखो, संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय है कि हमारे देश में वर्तमान उत्पादन कौशल का अर्थ होता है लोगों में उत्पादन करने की क्षमता, उत्पादन करने का हुनर, उसको कहते हैं उत्पादन कौशल। तो संसाधनों के रूप में लोग से अभिप्राय है कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में जो उत्पादन कौशल है, यानी जो हमारे पास तकनीक है, ज्ञान है, जो हमारे पास हुनर है, उसके संदर्भ में किसी देश में कार्यरत, यानी किसी देश में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का वर्णन करने की एक विधि है कि हमारे देश में लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास अलग अलग काम करने की क्षमता है, कौशल है, यानी उसके पास ज्ञान है अलग अलग काम करने का। दूसरा, उत्पादन संसाधनों की भांति, उत्पादन के जो संसाधन हैं उनकी भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधने कहते हैं। जनसंख्या भी क्या है, एक ही संसाधन है जिसे मानव संसाधने कहा जाता है। तो ये प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी जो प्रश्न है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप कर लेना। तो संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय, संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय, यानी अर्थ, अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत, किसी देश के
कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि है, यानी एक तरीका है। दूसरा, उत्पादन संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। जिसे मानव संसाधन कहते हैं। जनसंख्या भी क्या है कि संसाधन है, जिसे अपने मानव संसाधन कहते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है जो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। और दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। दूसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों से कैसे भिन्न है, यानी कैसे अलग है कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे संसाधनों से कैसे भिन्न है। देखो, मानव अलग है, पूंजी और भौतिक पूंजी अलग है। मानव क्या है? मानव एक सजीव है। स्वयं मानव क्या है? क्रियाशील है। ये संसाधनों का उत्पादन कर सकता है, संसाधनों का उपयोग कर सकता है। जबकि भूमि और भौतिक पूंजी है वो न तो सजीव है न क्रियाशील है, यानी ये खुद काम नहीं कर सकती। मनुष्य है, खुद काम करता है, जबकि भूमि है वो खुद काम नहीं करती है। भूमि पर उत्पादन कब होगा? जब मनुष्य उस पर उत्पादन करेगा। अनाज कब होगा भूमि पर? जब मनुष्य उसमें हल चलाएगा, बीज बोएगा, तब जाकर के भूमि क्या देगी? उत्पादन देगी। तो ये संसाधन है, लेकिन ये स्वयं उत्पादन नहीं करते, स्वयं कार्यशील नहीं है, काम नहीं कर सकते। जबकि मानव है वो सजीव है, स्वयं कार्यशील है, काम कर सकता है। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? ये मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा दिखा देता हूं आपको। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। देखो, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर क्या है? नाम से ही विदित है। आर्थिक क्रियाएं जो धन उत्पादन के काम में आती हैं, धन कमाने के काम में आती हैं, वो कौन सी हैं? आर्थिक क्रियाएं, जिनका उद्देश्य धन कमाना और उस धन का व्यय करना। तो वो कार्य हैं गैर आर्थिक। आर्थिक कार्य हैं जैसे व्यवसाय है, कोई आदमी व्यवसाय कर रहा है,
कोई कारखानों में मजदूरी कर रहा है, कोई खेती में कार्य कर रहा है, कोई अन्य क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य में कार्य कर रहा है। तो वो कौन से कार्य हैं? वो आर्थिक कार्य हैं, वो धन कमाने के लिए किए जाते हैं और वो उस धन को व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये कार्य आते हैं आर्थिक कार्यों में। जबकि दूसरा है गैर आर्थिक कार्य। गैर आर्थिक कार्य मैंने आपको पहले ही बताया कि इन कार्यों का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, बल्कि इन कार्यों का उद्देश्य सेवा भाव होती है। क्या होती है? सेवा भाव होती है। जैसे कोई देश सेवा के लिए कोई कार्य कर दे, कोई समाज सेवा के लिए कार्य कर दे, या कोई धार्मिक सेवा के लिए कार्य करता है, धार्मिक क्षेत्र में कोई कार्य करता है, तो वो कार्य कौन से हो गए? गैर आर्थिक कार्य हो गए। चौथा है महिलाओं को निम्न वेतन वाले महिलाओं को क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में महिलाओं को क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित किया जाता है? अर्थ इसका ये हुआ कि महिलाओं को कम पारिश्रमिक क्यों दिया जाता है? पुरुष वाला काम महिलाएं भी कर रही है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उनकी बात कर रहा हूं मैं, संगठित क्षेत्रों की बात नहीं है। संगठित मतलब सरकारी क्षेत्र है, उनमें तो महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाता है। लेकिन जो गैर सरकारी कार्य है या जिनको असंगठित क्षेत्र कहते हैं, उनमें महिला और पुरुषों के कार्यों में भेद किया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, थोड़ा बहुत लिखाया भी होगा, देख लेना, दोबारा देता हूं, देख लेना। देखो, महिला और पुरुषों को अलग अलग इसलिए माना जाता है। पहला तो कारण इसमें यह है कि हमारे देश की महिलाएं साक्षरता के क्षेत्र में पुरुषों से काफी पीछे, तो इसके कारण महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। एक पढ़ा लिखा पुरुष है, उसको ज्यादा वेतन दिया जाता है, जबकि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में वो कमतर है, इसलिए उनको कार्य के लिए वेतन भी कम दिया जाता है। दूसरा है कि हमारे देश में महिलाओं के पास हुनर की कमी है, कौशल, जिसको अपने प्रशिक्षण बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए महिलाओं के पास प्रशिक्षण की कमी है, इसके लिए भी उनको कम वेतन दिया जाता है। हालांकि अभी स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। कुछ हमारे समाज की जो मानसिकता है, उसके कारण भी महिलाओं को पुरुषों से कमजोर माना जाता है, कि जो कार्य पुरुष कर सकता है वो कार्य महिला नहीं कर सकती। जितना काम पुरुष कर सकता है उतना काम महिला नहीं कर सकती, क्योंकि महिला को शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर माना गया है। इसलिए इनको काम के बदले पैसे या वेतन, मजदूरी जो भी है वो भी कम दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने इस पाठ के कुछ प्रश्न पहले करवा दिए, बाकी शेष बचे हुए प्रश्न हैं जो आज इस साल आपके सिलेबस में हैं, वो प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। ये पाठ अपना कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।